आप फॉरेस्ट को फिर से लगा सकते हो, लेकिन इंडेंजर्ड स्पीसीज जब एक बार खत्म हो गई, आप उसको वापस नहीं ला सकते। जो प्रजाति, जो जीव बिल्कुल खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, आप उसको कहाँ से लाओगे? इतना सेंसलेस हम लोग ग्रीड के चक्कर में, मानव, ये फॉरेस्टेशन जो डिफॉरेस्टेशन जो सारा हो रहा है, इसके साथ साथ और भी हैं, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन है, या फिर जो सॉइल की क्वालिटी है सब वो खराब हो जाती है। जब आप इनको, ट्री को काट देते हैं, तो सारा कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, और वो ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट लाके ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। हमारे जो उपनिषद है उसमें से एक उपनिषद ईशोपनिषद है, तो इस श्लोक में क्या बोला गया है? ये सारी जगत जो है, प्रकृति है, इसमें ईश्वर का वास है, और आपको इसका जो भी रिसोर्सेस पृथ्वी प्रदान करती है, हमको देती है, उसका संयमित उपयोग होना चाहिए। माँ ग्रह कस्य सिद्धनाम, डोंट बी ग्रीडी। बहुत क्लियर वो मैसेज उसमें जाता है कि मानव के लिए आपको ग्रीडी नहीं होना है, आपको लालची नहीं होना है, सब आपके लिए नहीं है ये। भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। 2015 से 20 के बीच में एक ऐसा समय भी था जब हम लोग सेकंड नंबर पे थे डिफॉरेस्टेशन में। 7%, 7-7% भारत में 2000 से अब तक 25 सालों में 7% ट्री कवर कम हो गया है। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। संगम टॉक से मैं सीमा आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण हेतु अविस्मरणीय बलिदान, अमृता देवी। ये विषय न केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई और 363 अन्य बिश्नोई समुदाय के लोगों ने 1730 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान के खिजड़ीली गांव में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पूरे विश्व में इसके जैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। इस विषय पर अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश श्रीमाली। महेश जी एक आईटी प्रोफेशनल है और एक एमएनसी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के दायित्व पर कार्यरत है। आप एक लेखक और वक्ता भी हैं, जिनका भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन है। आपने विश्व के अनेकों देशों में रहते हुए कई संस्कृतियों को समीप से अनुभव किया है। अब मैं महेश जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी वार्ता आरंभ करें और अपने विचारों से मार्गदर्शित करें। नमस्ते सीमा जी। सबसे पहले तो आपको, संगम टॉक्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे एक बार फिर से बुलाया। तो आज का जो विषय आपने बताया है कि अमृता देवी का अविस्मरणीय बलिदान पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो अमृता देवी के कहानी पे जाने से पहले इसका कॉन्टेक्स्ट हम समझते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण पर्यावरण को लेके क्या रहा है। जब आज से हजारों हजारों वर्ष पहले, जब भारतीय सभ्यता शुरू हुई थी, उस समय हमारे ऋषियों ने तब कहा था कि पानी का बहुत संयमित उपयोग करो, पर्यावरण का संरक्षण करो। उस समय लोग बहुत कम थे, सब तरफ ग्रीनरी, जंगल, बहुत सी नदियां, सब कुछ था। उस अधिकता के समय भी उन्होंने ये चेताया था मानव को कि हमें, पृथ्वी हमारा पालन पोषण करती है, लेकिन इसका हमको दुरुपयोग नहीं करना है। वो हमारे शास्त्रों में, वो हमारी अ, परंपराओं में साफ झलकता है। तो ये हमारा दृष्टिकोण था। और यही कारण है, आप अगर भारत में किसी भी कोने पे चले जाओ, आप उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहीं पे भी चले जाओ, नदियों को माँ बोलते हैं कि गंगा माँ, गोदावरी अम्मा, यमुना माँ। तो ये माँ जो शब्द लगाते हैं नदियों के साथ, वो क्यों लगाते हैं? उसका कारण है कि जब माँ लगा दिया तो आपका एक आदर का भाव जुड़ता है, और उस आदर के भाव के साथ आप उसका शोषण नहीं कर सकते। तो कभी भी माँ का शोषण नहीं हो सकता। आप दोहन कर सकते हो, गाय, गाय को भी अब हमने माँ का सूचक माना है, तो उसका दूध आप दोहन कर सकते हो, जो संयमित और जो नीति संगत है। लेकिन आप इंजेक्शन लगा लगा के उसका दूध निकाल रहे हो, वो शोषण है। तो इसी तरीके से नदियों को लेके भी, कि आप शोषण वाली प्रवृत्ति डेवलप हो ही नहीं, ये हमारा विचार रहा है। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो ईशोपनिषद है, हमारे जो उपनिषद है उसमें से एक उपनिषद ईशोपनिषद है। उसका पहला श्लोक है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचान जगत्यान जगत
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। तो इस श्लोक में क्या बोला गया है? ये सारी जगत जो है, प्रकृति है, इसमें ईश्वर का वास है। और आपको इसका जो भी रिसोर्सेस पृथ्वी प्रदान करती है, हमको देती है, उसका संयमित उपयोग होना चाहिए। माँ ग्रह कस्य सिद्ध नाम, डोंट बी ग्रीडी। बहुत क्लियर वो मैसेज उसमें जाता है कि मानव के लिए आपको ग्रीडी नहीं होना है, आपको लालची नहीं होना है। सब आपके लिए नहीं है ये हर उस जीव जंतु के लिए है, पृथ्वी के रिसोर्सेस। सिर्फ मानव के लिए नहीं है। ये सोच कि ये पृथ्वी, इस पे अवेलेबल सारे रिसोर्सेस केवल हमारे उपयोग के लिए है, ये बहुत गलत है। और इसके दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति का एक बैकग्राउंड है कि जो पर्यावरण को साथ में लेके, प्रकृति को उसके साथ सामंजस्य बिठा के जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। अब हुआ क्या है, पिछले कुछ 50 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ह्यूज स्केल पे हुआ है। आज अगर हम देखते हैं, हर साल कितने हेक्टेयर भूमि का डिफॉरेस्टेशन होता है? अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन, 10 मिलियन हेक्टर। एक हेक्टर 1 लाख स्क्वायर फीट से भी बड़ा होता है। तो वी कैन इमेजिन कि कितना बड़ा जंगल पृथ्वी से हर साल हम हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये कि किन कारणों से हो रहा है कि या तो हम एग्रीकल्चर बढ़ाना चाहते हैं, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या अर्बनाइजेशन है। तो इस मानव को अपने उपयोग के लिए फॉरेस्ट को नष्ट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इवन भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। 2015 से 20 के बीच में एक ऐसा समय भी था जब हम लोग सेकंड नंबर पे थे डिफॉरेस्टेशन में। तो उसको अभी कई सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाई हैं और उसको फिर से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ भारत में अगर हम देखते हैं ना, तो 450 से ज्यादा स्पीसीज इंडेंजर्ड है। क्योंकि जब आप जंगल नष्ट करते हो तो वहां रहने वाले सारे जीव जंतु सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रकृति पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये हमारी सोच, और ये है ही नहीं हमारी नीति। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। तो एक एक इसमें जब इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं ना, तो उसमें एक ट्री कवर करके आता है, वृक्ष कितने हैं। तो 7%, 7 7% भारत में 2000 से अब तक 25 सालों में 7% ट्री कवर कम हो गया है। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि अब इस पे अगर काम नहीं किया तो ये स्थिति गड़बड़ होती जाएगी और इसके दुष्परिणाम हमको झेलने पड़ेंगे। क्योंकि क्या दुष्परिणाम है, क्या है? अगर पर्यावरण को, प्रकृति को हम नष्ट करते हैं, तो हम सबको थोड़ा थोड़ा पता है कि उसके दुष्परिणाम है कि एक तो आपका हीट वेव्स बहुत, या आपका सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उससे जो आप देख रहे हैं कि हर साल जो हीट वेव है, जो समर का इम्पैक्ट है, वो बढ़ता ही जा रहा है। आज हम एसी कूलर के बिना रह ही नहीं सकते। हमारे जो एक दो जनरेशन पीछे के पूर्वज हैं, आराम से वो रहते थे घर बना के पेड़ों की छाया में। इससे रेनफॉल पे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है। जो वो बारिश होना, नहीं होना, ड्रॉट्स आना, बहुत इरेगुलर रेन का पैटर्न हो गया है। और एक बड़ा लॉस जो मैं अभी बोल रहा था, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो इनहेबिटेट हैं, जो जीव जंतु हैं जो जंगल में रहते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। आप फॉरेस्ट को फिर से लगा सकते हो, लेकिन इंडेंजर्ड स्पीसीज जब एक बार खत्म हो गई तो वो इरिवर्सिबल है। आप उसको वापस नहीं ला सकते। जो प्रजाति, जो जीव बिल्कुल खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, अब उसको कहाँ से लाओगे? इतना सेंसलेस हम लोग ग्रीड के चक्कर में, मानव, ये फॉरेस्टेशन जो डिफॉरेस्टेशन जो सारा हो रहा है, इसके साथ साथ और भी हैं, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन है। यहाँ पे जो सॉइल की क्वालिटी है सब वो खराब हो जाती है। ये जो ट्रीज होते हैं जंगलों में, जो ये फॉरेस्ट होते हैं, ये बहुत अच्छा आपका कार्बन सिंक्स होते हैं। ये कार्बन इनके अंदर रहता है। जब आप इनको, ट्री को काट देते हैं, तो सारा कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। और वो ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट लाके ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी सभ्यता को इम्पैक्ट करते हैं, मानव सभ्यता को।
बहुत चीजें ऐसी होती है, जैसे पॉलिनेशन है सिंपल सा, वो नष्ट होने लग जाता है। वाटर प्योरिफिकेशन, क्योंकि प्रकृति अपने आप करेक्शन करती है। लेकिन जब आप प्रकृति से खिलवाड़ करते हो, जंगलों को नष्ट कर देते हो, तो वो सारे प्रोसेस रुक जाते हैं। आपकी पूरे प्लेनेटरी हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है। तो ये पर्सपेक्टिव हमको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए हमारी संवेदनशीलता की पृथ्वी को अगर अच्छे से बना के रखना है, इसका हेल्थ, सॉइल हेल्थ, एनवायरनमेंट, हमारा खुद का एग्जिस्टेंस, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा। और वही हमारी भारतीय परंपरा रही है। तो ये बैकग्राउंड समझ के अब हम आगे चलते हैं। तो 1500 ईस्वी के आसपास ये जोधपुर का जो एरिया है मारवाड़, वहाँ पे गुरु जम्बेश्वर एक संत थे, बहुत बहुत ही मतलब परोपकारी, और बहुत उनका बड़ा फैन फॉलोइंग था। उनका नाम था गुरु जम्बेश्वर। तो उन्होंने उस समय 1500 ईस्वी में कुछ नियम दिए थे कि ये डूज एंड डोंट्स हमको फॉलो करने हैं। उन उन नियमों की संख्या 29 थी, 29। तो 29 को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो 20 और 9, तो 20 नौई, बिश्नोई। तो ये बिश्नोई जो सरनेम आता है, जो बिश्नोई बिश्नोई समाज है, वो यहाँ से आता है कि उन 29 नियमों को पालन करने वाले लोग, उन 29 नियमों में जो प्रमुख तौर पे स्पेशली जो बात आई थी उभर के, पर्यावरण संरक्षण। तो उन्होंने बहुत जोर दिया था गुरु जम्बेश्वर जी ने कि मानव को प्रकृति के साथ मिलके और सबका ध्यान रखते हुए रहना है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारे नियम थे। इसीलिए बिश्नोई समाज में 4 चीजें जो स्पेशली हमको ध्यान रखनी है कि वो हमेशा ध्यान रखते हैं। पहला, कभी भी किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटना, नो, नेवर। दूसरा, किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी, कोई शिकार नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। तो दूसरा ये। तीसरा, पानी का सीमित उपयोग। वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ रेगिस्तान का भी बड़ा क्षेत्र भाग है। पानी का सीमित उपयोग जरूरी भी है, आवश्यक, और वो करना भी है। तो पानी का सीमित उपयोग। और चौथा, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली जीवन। तो ये 4 चीजें बिश्नोई समाज बहुत अच्छे से फॉलो करता है। और तो ये 4 चीजें जो मैं बता रहा था, ये उस समय से, जब से इनका समाज शुरू हुआ है तब से चली आ रही है। अब हम इसके बाद आते हैं अमृता देवी वाली, जो एक्चुअल आज का टॉपिक का जो कहानी है। तो ये 1730 के आसपास की बात है। वहाँ पे मारवाड़ में जो राजा थे, महाराजा अभय सिंह जी, तो अच्छा उनका मान था उस क्षेत्र में, और बहुत अच्छे उनका चल रहा था शासन। उन्होंने एक नए महल का निर्माण किया, जो पैलेस होता है उसका निर्माण किया। और उस पैलेस के निर्माण के लिए उनको लकड़ी की आवश्यकता थी। तो उस क्षेत्र में जहाँ उनका महल था वहाँ लकड़ी नहीं थी। तो उन्होंने अपने मंत्री हैं, मंत्री थे गिरिधर भंडारी, उनको बोला कि आप सेना की टुकड़ी लेके जाओ और खेजड़ी के वृक्ष लेके आओ, उसकी लकड़ी से ये महल का जो निर्माण होना है वो होगा। तो खेजड़ी एक आप देखोगे, ये जो पेड़ होता है ना, इसकी बहुत बहुउपयोगी पेड़ है। तो इसका जैसे उस क्षेत्र में आप जाके देखते हो तो इसके बहुत छायादार, पहले तो बहुत अच्छी इसकी छाया मिलती है। दूसरा, इसके पत्ते, बहुत सारे जीव जंतु इसके पत्तों पे एज ए भोजन वो खाते हैं, उनका फूड है। तो बकरी, हिरन, जो भी उस क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ फूड है। तीसरा, इसकी जो छाल होती है, इसकी जो पेड़ की, उससे बहुत सारी औषधियाँ बनती है, और स्पेशली स्किन डिजीजेस के लिए बहुत काम आता है। फिर ये जो सॉइल की जो क्वालिटी है ना, उसको इन्हेंस करता है। तो उर्वरा शक्ति जो होती है भूमि की, उसको बढ़ाता है। और एक जोधपुर में एक सब्जी बनती है केर सांगरी की, जो लोग विजिट किए हैं कभी देखना, केर सांगरी की सब्जी में इसकी फलियां डाली जाती है। तो ये पेड़ जो है पूरा ही बहुउपयोगी पेड़ है। अब राजा को जरूरत थी, महाराजा को, लकड़ी की, तो उन्होंने अपने मंत्री को सैनिकों के साथ भेजा। अब जोधपुर से करीब 20-22 किलोमीटर दूर एक गांव है, खेजड़ली। उसी खेजड़ी का जो वृक्ष है, उसी से मिलता जुलता नाम है गांव। वहां पे विश्नोई समाज रहता था। और वहां पे खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। तो उनको लगा कि हमको 100-200 पेड़ काटने हैं, इसकी लकड़ी लेके जाना है। तो वो जो मंत्री था गिरधर भंडारी, वो
अपनी सेना की टुकड़ी को लेके उस गांव में जाता है। तो गांव में जाता है, वो एरिया सेलेक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे अब हम खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, तो इनको हम काटेंगे। तो वो काटना शुरू करते हैं तो उसकी आवाज आती है आसपास। तो पास में जो घर होता है उस अमृता देवी बिश्नोई, उनका घर होता है। तो अमृता देवी को जब आवाज आती है कि कोई पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारा धर्म, हमारा रिलीजन है, हमारा धर्म है, ये पेड़ नहीं कट सकते। जहाँ विश्नोई समाज रहता है, पेड़ कोई नहीं काट सकता और किसी जीव जंतु की हत्या नहीं कर सकता, ये बहुत क्लियर। ये तो मतलब इसमें नो कॉम्प्रोमाइजिंग रूल है। तो वो स्त्री, वो महिला भाग के बाहर आती है और सैनिकों से उलझ जाती है, उनको बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम। तो कहते हैं कि महाराजा का आदेश है पेड़ काट के लाने हैं। कहते हैं, नहीं, पेड़ यहाँ नहीं कट सकते। और खेजड़ी का पेड़ काट रहे हो, वो जो जो सारा उस पे हमारा जीवन डिपेंड करता है, ये यहाँ पे पेड़ नहीं कटेंगे। तो वो सैनिक और वो जो गिरधर भंडारी जो मंत्री थे, वो बोलते हैं कि तुम राज आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, हट जाओ। तो थोड़ी देर तक उनसे बहस होती है। अल्टीमेटली वो, उनके पास सेना भी होती है, सैनिक भी होते हैं, और उनके पास शस्त्र बल भी होता है, तो उसको हटा देते हैं धक्का देके कि नहीं, तेरे कहने से ये काम नहीं रुकेगा। तो उस समय वो फैसला लेती है अमृता देवी कि नहीं, मैं जब तक जीवित हूं खेजड़ी का ये वृक्ष नहीं कटेगा। तो उस पेड़ को पूरा अपने हाथ से सर्कल करके खड़ी हो जाती है कि खेजड़ी का पेड़ नहीं काटने दूंगी। और उस समय वो बोलती है एक लाइन जो आज भी वहां पे बहुत फेमस है, सिर साठे रूख रहे, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो आन। कि अगर सिर कट के एक पेड़ भी बच जाए तो भी ये सस्ता सौदा है। तो वो अपने सैनिक को आज्ञा देता है कि अगर ये नहीं हटती है तो तुम कुल्हाड़ी से वार करो इसके ऊपर। तो उस स्थिति में सैनिक कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं और अमृता देवी की उस उनका बलिदान हो जाता है, उनकी गर्दन कट के गिर जाती है नीचे। एक वृक्ष को बचाने के लिए पूरे विश्व में ना तो ऐसा उदाहरण कभी हुआ है ना होगा, एक महिला ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अमृता देवी की तीन बेटियां थी, आसू, रत्नी और भागु। तीन छोटी छोटी बेटियां थी। वो भी इस सब को देख के बाहर आई। और जब उन्होंने अपनी माँ को पेट से लिपटा हुआ देखा और माँ के ऊपर कुल्हाड़ी चलते हुए देखी, तो उन्होंने भी तीन पेड़ों को पकड़ के वो भी लिपट गई। और वो इतने उन्माद में थे उस समय सैनिक की राज आज्ञा का पालन करना है, उन्होंने उन तीनों बेटियों को भी मार दिया। उन तीनों, चारों, अमृता देवी और उनकी तीनों बेटियों का वहां बलिदान हो गया। ये बात आग के जैसे पूरे विश्नोई कम्युनिटी में उस समय फैल गई। आसपास के 84 गांवों से स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब इकट्ठे हो गए वहां पे कि ये क्या हो गया। और उन्होंने तय किया कि अमृता देवी का बलिदान ऐसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो सबने एक पेड़ पकड़ के वो खड़े हो गए। उस सैनिकों का बिल्कुल मन नहीं था कि ये हत्या जो हो रही है अनैतिक, उस वो केवल उनके ऊपर आदेश है इसलिए वो कर रहे थे। तो एक एक करके सर कटते गए उस दिन, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन 69 महिलाएं और 294 पुरुषों का बलिदान हुआ। कुल मिला के 363 लोग वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण दे देते हैं। अंत में स्थिति इतनी खराब हो जाती है, सब तरफ खून ही खून, सब तरफ लाशें पड़ी है। सैनिक विद्रोह पे आ जाते हैं, तो कहते हैं अब राजाज्ञा हो, मंत्री आज्ञा हो, अब और पाप हमसे नहीं होगा, वो हथियार फेंक देते हैं। अब वो गिद्ध, जो उनका मंत्री आया होता है साथ में, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वो जाता है राजा के पास, उनको इन्फॉर्म करता है कि ये बात हो गई, 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने अपना बलिदान दे दिया है और मेरे सैनिकों ने मेरी बात मानना मना कर दिया है। तो राजा, जैसा मैंने बताया कि वो राजा बुरे राजा नहीं थे, उनके पैरों से जमीन निकल जाती है। ये क्या हो गया कि मेरी आज्ञा मानने के चक्कर में तुमने महापाप कर दिया कि 363 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, और ये हत्या का दोष मेरे ऊपर है। तुम्हें पहले ही उस अमृता देवी का जब बात चल रही थी तब दौड़ के मेरे पास आना था, ये अनर्थ क्या कर दिया तुमने। राजा बहुत शॉक में चले जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। तो उस अवसाद की स्थिति में वो अपने गुरु के पास जाते हैं, उनके जो
गुरु होते हैं उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, कि ये पेड़ काटने के चक्कर में मैंने एक सेना की टुकड़ी और एक मंत्री को भेजा, और उन्होंने अपनी हट के चक्कर में 363 निर्दोष स्त्री पुरुष बच्चों वृद्धों की हत्या कर दी, और ये पाप मेरे ऊपर है। अब मुझे कोई मुक्ति का मार्ग बताओ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो गुरु को बहुत बुरा लगा। उन्हें अच्छा नहीं कि ये क्या हो गया, ये तुम्हें कोई आज्ञा ऊपर से आती है उसका अंधभक्त होके फॉलो करना, ये उदाहरण हो गया। राजा की मंशा कभी नहीं थी कि किसी को मारना है। तो गुरु ने कहा कि ये पाप नहीं, अपराध है, मैं इसको मानता हूँ, और इसका प्रायश्चित तुमको करना ही पड़ेगा, और जब तक नहीं करोगे ये मन को शांति नहीं मिलेगी। तो राजा फिर बिश्नोई समाज के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और क्षमा मांगते हैं कि हाँ, ये पेड़ काटने के इस सब में बहुत बड़ा हमसे अपराध हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और उस समय वो आदेश निकालते हैं कि इस क्षेत्र में आज के बाद से कभी भी कोई वृक्ष नहीं काटेगा, कभी भी कोई जीव की हत्या नहीं करेगा, और जो भी इन दोनों कामों में लिप्त पाया गया उसको हम राजद्रोह मानेंगे, और राजद्रोह के साथ जो दंड दिया जाता है वो दिया जाएगा। तो आगे से इस क्षेत्र में, खेजड़ी गांव के आसपास पूरे क्षेत्र में कभी भी वृक्ष नहीं काटे जाएंगे और जीव की हत्या नहीं होगी। और ये कह के वो राजा उस बात को अपना एक आज्ञा देते हैं। तो ये पूरा अमृता देवी का जो वहाँ का कहानी है, और जो ये जस्ट 300 साल पहले हुई है, इसके ठीक है, ये बहुत बहुत ही, कोई इसके जैसा सेकंड एग्जाम्पल पूरे विश्व में नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो ये एक आती कहाँ से है विचार, तो ये चीज हमको जाननी है कि ये भारतीय दृष्टिकोण है, जिससे मैंने बात शुरू की थी, कि ये भारतीय दृष्टिकोण है जो हमको प्रकृति के साथ इस भावना के साथ रहने के लिए हमको सचेत करता है। दूसरा, आप 300 साल पहले की स्थिति देखिए कि अमृता देवी एक महिला है, वो कितनी सर है, उसकी कितनी नॉलेज है, और वो कितनी एक्टिव है कि वो आके राजा के सैनिकों से लड़ जाती है कि पेड़ नहीं काटने दूंगी। उसका साहस इतना है कि वो अपनी जान दे देती है, और उसके देखा देख उसकी तीनों बेटियां और 300 और लोग, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध सब शामिल हैं, 300 लोग उसके नेतृत्व में अपनी जान दे देते हैं। तो ये दिखाता है स्त्रियों की स्थिति क्या थी हमारे समाज में। चारों तरफ ये नेगेटिविटी जो फैलाते हैं कि स्त्रियां बहुत प्रताड़ित थी, क्या प्रताड़ित स्त्री के कहने पे 300 लोग अपनी जान दे देंगे? एक प्रताड़ित स्त्री राजा की सेना से लड़ सकती है, बहस कर सकती है? तो ये आत्मविश्वास था मातृशक्ति के अंदर, ये इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोच थी। तो बात यह है कि अमृता देवी और ऐसी जो कहानियां हैं, और ऐसी जो ये सच्ची घटनाएं हुई हैं जो प्रेरणादायक, ये समाज में बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई, क्योंकि हम कुछ और ही अपनी हिस्ट्री पढ़ने लग गए थे। ये एक एग्जाम्पल है, पूरे विश्व में जाना चाहिए कि कैसे पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई क्या क्या कर सकता है। अपना जीवन बलिदान करने से बड़ी चीज क्या हो सकती है, वो उदाहरण हमारे सामने ये जोधपुर जो मारवाड़ रीजन है, खेजड़ी गांव है, वहां पे दिया है। इसके ऊपर किसी ने एक, मैंने बहुत अच्छी सी एक गीत की कुछ पंक्तियां मैंने, मैं बहुत अच्छा गाता तो नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 4 लाइन है इसकी, जो इस पूरी जो घटनाक्रम है उसको दिखाता है कि धरती को रखना हरा भरा, यह जीवन धर्म हमारा, वृक्षों का रक्षण परिपोषण पावन कर्तव्य हमारा, धरती को रखना हरा भरा, यह जीवन धर्म हमारा। कुछ याद करें उस बलिदानी अमृता देवी की अमर कथा, जो जूझ गई तलवारों से, कटते पेड़ों की देख व्यथा, आखिर राजा भी नतमस्तक, आखिर राजा भी नतमस्तक, टप की टप अश्रुधारा, वृक्षों का पालन परिपोषण पावन कर्तव्य हमारा,
धरती को रखना हरा भरा। तो ये उस पे एक गीत है, यहाँ पे लोकली चलता है, बहुत अच्छा ये मैसेज कन्वे करता है। तो ये आज का जो विषय था। अमेर जी, मेरा एक प्रश्न है कि सलमान खान के काले हिरन शिकार मामले में बिश्नोई समाज ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बिश्नोई समाज के लिए काले हिरन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो ये जो घटना है, जो सलमान खान और इनका जो क्रू पूरा बॉलीवुड का आया था और उन्होंने दो काले हिरण के बच्चों को मारा था। तो काले हिरण का बिश्नोई समाज का ये मान्यता है कि उनके जो गुरु थे ना, जम्बेश्वर जी, ये उनके अवतार हैं। तो बहुत बहुत प्रगाढ़ उनकी, बहुत डीप रूटेड उनकी रेवरेंस है, रेस्पेक्ट है काले हिरन को लेके। यहाँ पे ये कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, किसी काले हिरन का बच्चा होता है और अगर उसकी माँ मर जाती है तो वहां की स्त्रियां अपना दूध पिला देती है उसको। इतना उनका स्नेह है काले हिरन के लिए। और ये बॉलीवुड का एक क्रू आता है जो अपनी संस्कृति का हमेशा पॉल्यूट करने पे ही काम करता है। इनको कुछ नहीं पता। इन्होंने न जानने की कोशिश करी और दो काले हिरणों के बच्चों का शिकार किया। वो विश्नोई समाज है जो इस धर्म, इस आस्था, हमारा संविधान का रिस्पेक्ट करता है कि पिछले 30 सालों से वो कोर्ट में केस लड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा सिस्टम, हमारे कोर्ट, हमारी जुडिशरी इतनी लचर है कि उनको अभी तक दोषियों को सजा नहीं हुई है। बाकी वो दे डिजर्व, किसी की आस्था पे इतना बड़ा उन्होंने आघात किया और वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा और फेम का ऐसा बल है कि हम कुछ भी कर लेंगे। क्योंकि उन्होंने बॉम्बे में चलाई थी कार किसी के ऊपर और वो छूट गए थे, तो उनको लगता है कि यहाँ पे सब लोग बिकाऊ हैं। तो बिश्नोई समाज का आज का पॉजिटिव एग्जाम्पल है कि वो समाज अपनी, अपने स्वार्थ को छोड़ के अपनी परंपराओं और अपने जीवन मूल्यों के लिए वो कोर्ट में लड़ रहा है पिछले 30 सालों से। और इसलिए लड़ रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव है। और मुझसे अगर ये पूछा जाए तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको, क्योंकि ये हमेशा बच जाते हैं, अपराध करते हैं, अपने पैसे के जोर पे बच जाते हैं। तो ये है उसका, काले हिरन का जो महत्व है। बिश्नोई समाज के इस ऐतिहासिक आंदोलन का प्रभाव आज के समाज और पर्यावरण आंदोलनों पर किस प्रकार पड़ा है? ये जो अमृता देवी वाला जो एपिसोड है, जो बिश्नोई समाज का, जो एक बहुत पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज जो गया है, इसने हमारा भारत में 1970 में आपको ध्यान हो तो चिपको आंदोलन हुआ था। ये उत्तराखंड जो क्षेत्र है, वहाँ पे जब गवर्नमेंट ने डिफोरेस्टेशन की परमिशन दी थी, तो वहाँ के वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग और उन्होंने आके बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था, मूवमेंट चला था, चिपको आंदोलन। इसके बाद एक 10 वर्ष बाद कर्नाटक में भी एक आंदोलन हुआ था। तो इन सब आंदोलनों की जो मेन प्रेरणा है वो अमृता देवी से आई है। लेकिन सीमा जी, जो मैंने बात बोली कि इसका जो मेन जो नेगेटिव साइड है, कि ये जो सब स्टोरीज हैं, ये जो पूरी प्रेरणादायी घटना है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी टेक्स्ट बुक या तो इसको कवर ही नहीं करता है या बहुत ही पार्शियली कवर करता है। ये फ्रंट पेज पे होना चाहिए। कहाँ पूरे ग्लोबल को, पूरी दुनिया में आप चले जाइए कि अपने इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए इससे ज्यादा काम किसने किया है, इससे ज्यादा किसने बलिदान दिया है, वो एक पर्सपेक्टिव है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति उतने ही जागरूक हैं जितने बिश्नोई समाज के लोग थे? जो एक्चुअल आंसर है वो दो भागों में आप देख सकते हैं कि अगर आप पूछेंगे कि पर्यावरण के लिए, डिफोरेस्टेशन के लिए जागरूकता बढ़ी है, हाँ बढ़ी है। लोग धीरे धीरे इस बात से अवेयर हो रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, जैसे प्लास्टिक मुक्त, प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, तो जो भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, उन चीजों को कम करना है। तो ये अवेयरनेस बढ़ रहा है। इवन गवर्नमेंट ने भी कॉग्निजेंस लिया है और गवर्नमेंट भी कुछ कुछ पॉलिसीज ला रही हैं। इवन अमृता देवी के नाम पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अवार्ड चलता है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा काम करते हैं, उनको हर साल वो अवार्ड मिलता है। राजस्थान, एमपी जो स्टेट्स हैं, इनके स्टेट लेवल पे भी कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये काम चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा भाग भी है हमारे भारत में लोगों का, जिनको अपनी ग्रीड के आगे कुछ नहीं दिखता। आप कहीं भी चले जाइए, आप शिमला चले जाइए, मसूरी चले जाइए, हमारे अच्छे अच्छे हिल स्टेशन हैं,
यहाँ राजस्थान में एक उदयपुर करके सिटी है, लेक सिटी बोलते हैं। वो पूरा अरावली माउंटेन से घिरा हुआ है। और उदयपुर की जो सारी ब्यूटी है वो अरावली माउंटेन्स की वजह से है। अरावली माउंटेन्स और उसकी लेक्स। अब आज, अब 30 साल पहले और आज की स्थिति में कंपेयर करेंगे तो उन लेक्स के किनारे जो भी पहाड़ियां हैं, उन पे कोई बड़े होटल आ रहे हैं, कोई रिसोर्ट आ रहे हैं, वो पहाड़ियों को बिल्कुल बेशर्मी से काट रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, और पॉलिटिशियंस जिम्मेदार हैं, और सबसे बड़ा हम खुद जिम्मेदार हैं कि जो ये बनाना चाहते हैं, ओवर कमर्शलाइज कर दिया है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और जैसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे टाइगर्स, लेपर्ड्स आ जाते हैं क्योंकि हम उनका घर छीने जा रहे हैं। उन पहाड़ियों में जो वो रहते थे, एक डिमार्केशन था, उसको हम नष्ट किए जा रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? कि हमको रिजॉर्ट बनाने हैं, हमको होटल्स बनानी है, तो अल्टीमेटली ये फार्म हाउस बनाने हैं। तो ये प्रवृत्ति जो हमारी है, ये आप फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको रोकने की बहुत जरूरत है। बहुत ही मैसिव स्केल पे इस पे काम होने की जरूरत है। भारत में लगभग आधा मिलियन हेक्टेयर भूमि हर साल डिफॉरेस्ट हो रही है। तो उसका मैग्नीट्यूड हम समझें कि कितना बड़ा भूभाग वृक्ष विहीन हो रहा है। और जब वृक्ष चले जाते हैं तो वहां रहने वाले जीव जंतु सब खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत काम करने की अभी आवश्यकता है। सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम क्या हो सकते हैं? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हमारी ऐसी डेली हैबिट्स में क्या क्या चीजें हैं जिनको हम कम कर सकते हैं? ठीक है। तो जैसे प्लास्टिक का यूज है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपना बैग लेके जा सकते हैं क्या? वो प्लास्टिक को डिग्रेड होने में सालों साल लग जाते हैं, होता ही नहीं है कुछ कुछ प्लास्टिक। तो एक छोटा सा ये हम कर सकते हैं। क्या हम अपने जीवन पे, जैसे आपकी बर्थडे आती है, हर साल बर्थडे पे आप एक ट्री लगाओ, और उसको, पेड़ को लगा के भूल मत जाओ। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि चलो पेड़ लगाते हैं, हजारों लाखों पेड़ लगाते हैं, लगाए और उसके बाद भूल गए। अब बच्चा पैदा होता है, उसको पैदा करके छोड़ थोड़ी देते हो, उसका पालन पोषण करते हो, रक्षण करते हो। तो आप एक पेड़ लगाओ लेकिन उसको बचाओ। उसको साल भर पानी दो, 2-3 साल आपने ध्यान रख लिया, बाद में वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो पेड़ लगाना, प्लास्टिक का यूज कम करना, और बहुत सारे हैं जो डेली छोटी छोटी चीजें ही, मैं बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे लाइट का यूज है कि आपको अननेसेसरी लाइट पंखा नहीं चलाना है। आपको पानी का यूजेस है कि पानी का कम से कम, कितना कम है हमारे यहाँ पीने के लिए उपयुक्त पानी, उसके बाद भी हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हम पर्यावरण को, जैसे पास में 100 मीटर जाना है तो पैदल जाएंगे, तो उससे आप, नहीं तो गाड़ी लेके जाओगे, पेट्रोल जलाओगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी दैनिक जीवन में है चीजें जो हम कर सकते हैं। इसका अगर सब लोग करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। सर, मेरा एक प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के चार प्रकार कौन से हैं? 4 प्रकार क्या, 10 प्रकार हो सकते हैं, 100 प्रकार हो सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के। जो पहला क्वेश्चन था ना, उसी से रिलेटेड है। देखो, अपने को डिफोरेस्टेशन पे रोक लगानी है, लेकिन हमको फॉरेस्टेशन बढ़ाना है ना? हम जंगल जैसे काट रहे हैं, तो क्या हम जंगल लगा सकते हैं? हम कोई एरियाज मार्क करके, मैंने एक चित्तौड़ में, हम यहाँ पे राजस्थान में एक क्षेत्र है चित्तौड़, वहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था। 3 साल पहले मैं गया था। वहां पे उन्होंने क्या किया कि बंजर भूमि थी बहुत बड़ी, ऐसी गवर्नमेंट की लैंड है, खाली पड़ी हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको हाफ में डिवाइड किया, 2 हिस्से बनाए, और बहुत बड़ी, जैसा मैंने बोला, और एक हिस्से पे उन्होंने पेड़ लगाए। और पेड़ लगा के उसका रखरखाव करते थे, 1-2 साल किया। 8-9 सालों में आप उस हिस्से में जाओ तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। पूरे पेड़ ही पेड़ हैं, ग्रीनरी, वहाँ बहुत सारे पक्षी पशु सब रहते हैं। लाइक इको टूरिज्म। आप उसमें जाके आओ, 2 घंटा निकालो उसमें, तो आपका मतलब पूरा मन, स्वास्थ्य सब अच्छा हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो आधी भूमि छोड़ दी, जो नहीं करी, वो यही दिखाने के लिए सबको कि देखो, अगर हम ध्यान दें तो हम ये कर सकते हैं धरती का, और अगर हम ध्यान नहीं दें तो ये स्थिति आती है जहाँ हमने पेड़ काट के सब बंजर भूमि बना दी। लेकिन अगर मनुष्य प्रयास करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बस बात यह है कि अपना यूजेस, जो हम उपयोग करते हैं, उसको संयमित करना है। प्रकृति को हेल्प करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर कंटिन्यूस काम करना है। तो इसके बाद सब कुछ ठीक हो सकता है। तो देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिव साइड विच वी कैन लुक एट। सर, क्या जो ये घटना है वो एपिको और चिपको आंदोलन से संबंधित हो सकती है, अगर उससे प्रेरणा ली हुई हो सकती है?
हाँ, वो सीमा जी ने भी पूछा था, वो मतलब मेरी बात में आया था वो, कि मैंने कहा था कि चिपको आंदोलन और जो ये एपिको आंदोलन जो हुआ था, ये 19 कब हुए, 1970 1980s के आंदोलन है। और ये वाली घटना है 1730, तो लगभग 250 साल पहले की। लेकिन ये विचार तो होगा ही मन में, क्योंकि अमृता देवी जो पहली महिला थी जिसने वृक्ष को गले में लगा के वो खड़ी हो गई थी कि नहीं काट सकते, है ना। चिपको आंदोलन में यही हुआ था, सब वो वृक्ष को पकड़ के खड़े हो जाते। और एपिको आंदोलन है, उसका भी मतलब यही है कि वृक्ष की रक्षा। तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा रही होगी। लेकिन मास स्केल पे इस एजुकेशन का अभाव है, इस अच्छे एग्जाम्पल की बहुत कम लोग हैं। जैसे आप में से कितने लोग अमृता देवी की कहानी पहले जानते थे? नहीं जानते थे ना, अधिकांश नहीं जानते थे। तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि देयर इज समथिंग समथिंग मिसिंग समवेयर। तो वो हमको गैप फिल करना है। ऑफ कोर्स इन आंदोलनों में अमृता देवी का एग्जाम्पल ने कुछ न कुछ रोल प्ले किया है। पर्यावरण के बारे में आपने बोला कि पेड़, प्लास्टिक और पानी तीनों पे काम करना चाहिए, लेकिन जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहां तक जो पेड़ जो पुराने लगाए हैं 5-10 साल से, और जो अर्बनाइजेशन आगे बढ़ रहा है, तो ये कट रहा है। एक साइड में हम जो कोई न कोई समाज सेवा करता है, वो पेड़ लगाता है, लेकिन अर्बेनाइजेशन के बारे में देखते हैं तो वो बाद में आगे जेसीबी उठा के ले जाती है, सब काट देते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो अर्बन एरिया में हमको कैसे काम करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो क्योंकि जो ये घर बनते हैं या भवन निर्माण होते हैं, वो वहाँ पे जो पेड़ हैं उसको काट दिया जाता है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं पेड़ लगाओ, और एक तरफ दूसरी तरफ हम पेड़ काट रहे हैं। तो आपको ऐसे पॉकेट्स ढूंढने पड़ेंगे, हर सिटी में मिलते हैं। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ हमने शुरू किया है कि कुछ न कुछ ऐसे एरियाज हैं जो नॉन कंस्ट्रक्शन जोन हैं और काफ़ी बंजर पड़े हैं, और वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करके वृक्ष लगा सकते हो। एक एक मूवमेंट है। तो कई जगह लोगों ने बहुत पॉजिटिवली इस पे काम करके किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। अब किसी का प्लॉट है, वहाँ पे पेड़ है, वो मकान बनाएगा, वो काटेगा। आप उसको एक्चुअली रोक नहीं सकते। आप अपने प्लॉट पे भी ऐसा ही करोगे। तो क्या ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप वृक्ष लगा सकते हो? यहाँ पे जैसे मैंने उदयपुर में ही देखा कि यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं जिन पे कुछ ग्रुप्स ने मिलके खूब सारा वृक्षारोपण किया। बारिश के पहले करते हैं, वो लाखों पेड़ लगाते हैं, और वो उस समय लगाते हैं, अगर बारिश में अच्छे चल जाते हैं तो वो आपको 3-4 साल में ऐसा डिफरेंस दिखता है कि वो पेड़ सब अल्टीमेटली दैट इज कि आपने एक सामंजस्य बिठा दिया कि ठीक है हमारे घर भी बनेंगे, लेकिन हम हर बार साथ में पेड़ लगाते रहेंगे। ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा, बच्चों के बर्थडेज पे आजकल पेड़ लगाने लगे हैं, गमले देने लगे हैं। तो ये पॉजिटिव इसका सेलिब्रेशन है। तो ऐसे छोटे छोटे कई काम किए जा सकते हैं, तो इससे इम्पैक्ट तो आएगा।